पिछले लेक्चर में हम कैरियर गैस टॉपिक पढ़ रहे थे। कैरियर गैस में जो कैरियर गैसेस हैं वो कौन कौन सी यूज़ होती हैं वो देख लिया था हमने। नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये 3 कैरियर गैसेस आपको याद रखनी है। फिर उनकी इम्प्योरिटीज़ पे हमने बात कर ली थी। ये कैरियर गैस में अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उस इम्प्योरिटी को वहाँ से रिमूव करना होता है। इम्प्योरिटी मेनली 2 चीज़ों की हो सकती है, ऑक्सीजन की और वाटर की। और तीसरी भी एक चीज़ हो सकती है, वो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 3 चीज़ों की इम्प्योरिटी किसी गैस में हो सकती है। कोई हाइड्रोकार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, या फिर मॉइस्चर हो सकता है, या वाटर हो सकता है। तो उनको वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी होता है। अगर इनको रिमूव नहीं करें तो कॉलम के अंदर ये कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर की प्रेजेंस में जो सैंपल की पीक आएगी वो जनरली कभी कभी घोस्ट पीक जैसा आ जाता है। ये लिखा है यहाँ पे जैसा घोस्ट पीक। घोस्ट पीक मतलब ब्रॉड पीक, वेरी ब्रॉड पीक, बहुत ज़्यादा ब्रॉड पीक आ जाता है। तो उसमें जो एक्चुअल सैंपल पीक्स हैं वो वहाँ पे हाइड हो जाती हैं। तो इसलिए वाटर को, इन सबको, वाटर तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर हम सब कुछ, हमारा जो सिस्टम है वो कि हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर वाटर की इम्प्योरिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर ये एक टेबल फॉर्म में बताया है। ये टेबल आपको ध्यान रखना है हमेशा कि क्या कौन सा कैरियर गैस चूज करना है। ठीक है, 3 कैरियर गैस मैंने बताई हैं। तीनों कैरियर गैस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन सी कैरियर गैस चूज करेंगे डिपेंडिंग करता है अपना कॉलम पे और अपने सैंपल पे। अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का एडवांटेज क्या है? सस्ता है, ठीक है ना। टाइम एफिशिएंट सेपरेशन है, यानी अच्छा रिजोल्यूशन होता है, अच्छा सेपरेशन होता है। अच्छा सेपरेशन क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी लो होता है और हाइड्रोजन गैस का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होता है। तो मैंने थर्मल कंडक्टिविटी भी बताया था कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी हाइड्रोजन गैस के लिए ज़्यादा होता है, तो ये इनका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है हाइड्रोजन गैस के? कि हाइड्रोजन गैस जो है वो एक्सप्लोसिव होता है। अगर इसके साथ में गलती से एयर या ऑक्सीजन मिक्स हो जाए तो वहाँ पर फायर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कॉलम टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो फायर क्रिएट होने का प्रॉब्लम रहता है। दूसरा, ये गैस जो है वो रिडक्टिव गैस है। हाइड्रोजन गैस इज ए रिडक्टिव गैस। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाता है। तो अगर हमारे सिंपल कंपोनेंट्स इस टाइप के हैं जो रिड्यूस हो सकते हैं, जिनका रिडक्शन हो सकता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तब हाइड्रोजन गैस का यूज़ नहीं कर सकते। तब कोई दूसरी इनर्ट गैस का यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह से आप हीलियम के बारे में बता सकते हो कि हीलियम के एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज तो इसके खूब सारे हैं कि हीलियम जो है वो कम्प्लीटली इनर्ट है। हाइड्रोजन जो है वो कम्प्लीटली इनर्ट नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट कम्प्लीटली इनर्ट, क्योंकि कहीं पर अगर रिडक्शन अगर होना होगा तो रिडक्शन इससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन हीलियम जो है वो कम्प्लीटली इनर्ट है। साथ में ही ये लाइट गैस है, लो डेंस गैस है और हाई थर्मली कंडक्टिव गैस है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स का सेपरेशन बहुत अच्छा होता है कॉलम के अंदर। और तीसरा, ये नॉन फ्लेमेबल है, क्योंकि रिएक्टिव नहीं है तो फ्लेमेबल भी नहीं है। और डिसएडवांटेज इसका सिर्फ एक ही याद रखना है, वो क्या है? एक्सपेंसिव है हीलियम गैस, वेरी एक्सपेंसिव। और तीसरा, नाइट्रोजन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप देख सकते हो। नाइट्रोजन जो है वो सस्ता है, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन हीलियम से भी ज़्यादा सस्ता है। इनर्ट भी है, ठीक है ना, बहुत इनर्ट है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन की किसी भी साथ रिएक्शन नहीं होती, इनर्ट भी है, नॉन फ्लेमेबल भी है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर सैंपल कंपोनेंट्स का अच्छा सेपरेशन नहीं होता। वैसे तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जिनका अच्छा सेपरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो लेस थर्मली कंडक्टिव है, लेस लेस थर्मली कंडक्टिव एंड लेस डेंस, यानी इसकी डेंसिटी भी थोड़ी ज़्यादा है और थर्मल कंडक्टिविटी कम है। तो इसमें सेपरेशन थोड़ा उतना प्रॉपरली नहीं होता कॉलम के अंदर। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इन कैरियर गैसेस के। ये जो टेबल है वो आप एकदम आपको याद रहनी चाहिए, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। फिर कैरियर गैस के लिए
कैरियर गैस में ये पार्ट आता है फ्लो रेगुलेटर्स एंड फ्लो मीटर्स। यानी फ्लो रेगुलेटर्स मतलब कैरियर गैस के फ्लो की स्पीड को कंट्रोल करते हैं कि कैरियर गैस का फ्लो फास्ट होगा या स्लो होगा कॉलम के अंदर, उनको जो रेगुलेट करते हैं दैट आर फ्लो रेगुलेटर्स। जैसे हम हमारे घरों में किचन में भी देखते हैं रेगुलेटर होता है गैस सिलेंडर के साथ, उसमें गैस जो नॉब होता है उसको आप कम ज़्यादा करोगे तो जो फ्लेम होती है गैस में, जो चूल्हा होता है उसकी फ्लेम कम ज़्यादा होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रेगुलेटर होंगे जिसको मैनुअली हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उससे गैस का फ्लो जो है वो कम ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा प्रेशर के साथ में, ज़्यादा स्पीड के साथ में गैस का फ्लो करवाना है कॉलम में, तो उसको बढ़ा देते हैं, नहीं तो कम कर देते हैं। तो रेगुलेटर तो जस्ट क्या है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ गैस, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटर, फ्लो रेगुलेटर। और दूसरी टर्म आती है फ्लो मीटर। ओके, फ्लो मीटर, व्हाट इज फ्लो मीटर? विच शोज एक्चुअल फ्लो रेट ऑफ कैरियर गैस, कि उसका फ्लो रेट कितना है या उसका एक्चुअल प्रेशर कितना है गैस का कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर एक्चुअल प्रेशर या कह सकते हैं उसका स्पीड, फ्लो रेट कॉलम के अंदर कितना है वो किससे बताता है? फ्लो मीटर से। मीटर, मीटर टर्म यूज कर रहे हैं मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे? मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है ना? तो दो पार्ट्स हैं कैरियर गैस के साथ में इन्वॉल्व हैं, रेगुलेटर्स एंड मीटर्स। तो इनमें हम मीटर्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। दो टाइप की मीटर जनरली यूज करते हैं, रोटा मीटर एंड सोप बबल फ्लो मीटर। ये दोनों की दोनों जो है वो कैरियर गैस की फ्लो को मेजर करते हैं, कंट्रोल नहीं करते, मेजर करते हैं कि फ्लो रेट अभी कितना है करंटली। तो आपके सिलेबस में जो है वो सोप बबल फ्लो मीटर है। ठीक है, सोप बबल फ्लो मीटर, इट इज इन योर सिलेबस। रोटामीटर क्या है वो जस्ट एक बार देख लो, एक ऐसा डिवाइस है, एक्चुअल डिवाइस तो ये दिखाया है, ये इसका एक डायग्रामेटिक व्यू है, जिसमें क्या होता है, एक ऐसा कोन शेप ट्यूब होता है, उसके अंदर एक मेटल का एक फ्लोटिंग डिवाइस होती है, और नीचे से जब कैरियर गैस ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग ये जो फ्लोटिंग डिवाइस है वो वहाँ पर ऊपर या नीचे की तरफ अप या डाउन होता है। और उसके साथ में देखो एक स्केल लगा हुआ है, एक मेजरमेंट स्केल। ठीक है ना, मेजरमेंट स्केल। तो जितना ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नोब भी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि कितना प्रेशर है, गैस का फ्लो रेट कितना है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी, गैस फ्लो की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये जो फ्लोटिंग डिवाइस है थोड़ा ऊपर चला जाएगा, अगर स्पीड कम होगी तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ स्केल पर मेजर कर लेते हैं करंटली इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो ये तो आपको नहीं करना है, आपको सिलेबस में जो है वो ये वाला याद रखना है, दैट इज सोप बबल मीटर। ओके, सोप बबल मीटर। ठीक है, मीटर है, सोप मतलब एक सोप सॉल्यूशन यूज होगा, कोई डिटर्जेंट सॉल्यूशन यूज होगा, और उसमें सोप सॉल्यूशन के द्वारा बबल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सोप से बबल बनते हैं, बबल्स। तो बबल फॉर्मेशन होगा, उन बबल की स्पीड से पता कर लेंगे कि अभी करंट गैस की स्पीड कॉलम के अंदर क्या है, कैरियर गैस की स्पीड कॉलम में क्या है, वो इस बबल की स्पीड से पता कर लेते हैं। तो नाउ क्या बोल रहे हैं? सोप बबल्स फॉर्म इंडिकेट्स द फ्लो रेट। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको डिवाइस बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो, फोटोग्राफ है उसका एक्चुअल। तो एक ये आपका ब्यूरेट जैसा ट्यूब दिख रहा होगा, ठीक है ना, जस्ट लाइक ब्यूरेट ग्रेजुएटेड है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या है? एक रबर बल्ब। ठीक है ना, एक सिंपल सा रबर बल्ब है, और यहाँ से जो ये ट्यूब आके अटैच हो रहा है, ये ट्यूब किसका है? कैरियर गैस का ट्यूब है। जो कैरियर गैस फ्लो होके आ रही है कॉलम कॉलम में से, उसका ट्यूब है जो सीधे किस में जा रहा है? इस जो ब्यूरेट लाइक ये ग्रेजुएटेड ट्यूब है, इसके साथ में यहाँ पे अटैच है ग्लास का। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, इसके अंदर सोप बबल सोप सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। ये जो नीचे की तरफ बबल है, इसके अंदर कोई सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट का सॉल्यूशन भर देते हैं, और यहाँ से जब कैरियर गैस का फ्लो यहाँ से चालू होता है, तो यहाँ यहाँ तक सोप बबल सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बनाता है? बबल्स। ठीक है ना, ये आपने कई जगह ऐसी देखा होगा। ठीक है ना, मेलों में गए होंगे आप, वहाँ पर एक डिवाइस होती है वो, जिसमें आप एक सोप सॉल्यूशन भर देते हो, फिर यहाँ से फूंक मारते हैं हम, हवा हाथ मुंह से फूंक मारते हैं तो ऊपर से बबल निकलते हैं। तो मतलब सोप सॉल्यूशन उसके अंदर भरा होता है, और यहाँ से आप फूंक मारते हो तो ऊपर से बबल जनरेट होते हैं। जस्ट वैसा ही सेम मेथड है, और आजकल अभी भी ये यूज करते हैं लैब्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जब कैरियर गैस आएगा प्रेशर के साथ में, तो जैसे ये डिटर्जेंट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पर क्या बनेंगे? बबल्स। बबल क्या है? फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जैसे मान लो एक बबल बना है,
ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग एक बबल बना, वो एकदम से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये ग्रेजुएटेड है। तो यहाँ से लेके ऊपर तक, ये डाउन साइड से टॉप साइड तक वो बबल कितने टाइम में पहुंचा, वो टाइम तो हम नोट कर सकते हैं। यहाँ से नीचे से ऊपर तक कितने टाइम में पहुंचा, वो टाइम नोट कर लिया। और इसका डिस्टेंस तो पता ही है, क्योंकि ये ग्रेजुएटेड है, ये जो ब्यूरेट है ये एक टाइप का ग्रेजुएटेड है, तो ये हमको डिस्टेंस तो पहले से ही पता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, यही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज स्पीड, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड। तो जो बबल की स्पीड है यहाँ से लेके हम, क्योंकि देखो गैस तो हमको दिखाई नहीं देती आंखों से, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये तो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, तो हमको उसको हम किस वे में देख रहे हैं, उसको बबल फॉर्म में देख रहे हैं, कि बबल उतनी तेजी से ऊपर जाएगा जितनी तेज गैस की स्पीड है। गैस की स्पीड कम है तो बबल धीमे धीमे ऊपर जाएगा, गैस की स्पीड बहुत फास्ट है तो बबल तेजी से ऊपर जाएगा। तो वो जो टाइम है वो ड्यूरेशन नोट कर लेते हैं, और वो ग्रेजुएटेड है ब्यूरेट, तो उसको तो हम पहले, तो उससे हमको स्पीड पता चल जाती है, यानी फ्लो रेट पता चल जाता है। तो ये सिंपल सा बताया है। नाउ दिस इज द एक्चुअल soap bubble meter which is attached to a instrument, GC इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर की तरफ कॉलम है, कॉलम से ये गैस, कैरियर गैस जो है वो पास होके इसके अंदर आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली पता चल रहा है, ये एक ब्यूरेट लाइक का जस्ट एक ट्यूब है ग्लास का ग्रेजुएटेड। ये जो नीचे व्हाइट कलर का बल्ब है, इसमें सोप बबल सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन भरा हुआ है, डिटर्जेंट। जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे बबल जनरेट होगा, बबल जो है वो उसके साथ में ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और उसके हिसाब से उसकी स्पीड को मेजर कर लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सोप बबल मीटर। इस पे आपको शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं कई बार 2 मार्क्स का, कि व्हाट इज सोप बबल मीटर इन गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट। नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट आता है इंजेक्शन पोर्ट्स। ठीक है, ये पहला पोर्शन हो गया, दैट इज कैरियर गैस और फ्लो रेगुलेटर एंड फ्लो मीटर। उसके जस्ट बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इस इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या है, सैंपलिंग यूनिट या इंजेक्शन पोर्ट। ठीक है, देखो हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, आपको मैं वापस से वो डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो ये डायग्राम हमने देखा था, ब्लॉक डायग्राम। कैरियर गैस पढ़ लिया हमने, फ्लो रेगुलेटर पढ़ लिया, और फ्लो मीटर जो है वो एकदम एंड में लगा होता है। ठीक है ना, ये फ्लो मीटर है। तो फ्लो रेगुलेटर भी पढ़ लिया, फ्लो मीटर भी हो गया। अब कहाँ पे आएंगे, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में या सैंपल इंजेक्शन चैम्बर पे, कि जहां पर एक्चुअल में सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है। सैंपलिंग यूनिट कह लो, इंजेक्शन पोर्ट कह लो। इंजेक्शन पोर्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बाहर की तरफ एक ओपनिंग होगी। ठीक है ना, डिवाइस तो पूरा का पूरा अंदर होगा इंस्ट्रूमेंट के, वहां बाहर की तरफ सिरिंज से, ठीक है ना, जो सिरिंज होती हैं, उस सिरिंज में सॉल्यूशन को भर के, सॉल्यूशन किसका, सैंपल का, जो सैंपल सॉल्यूशन है उसको सिरिंज में भर के उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, बस इतना सा सिंपल सा डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग यूनिट और इंजेक्शन पोर्ट। दिस इज अटैच्ड टू कॉलम हेड, कॉलम हेड पर जुड़ा होगा। कॉलम हेड मींस जहां पर कॉलम स्टार्ट हो रहा है, उससे जस्ट पहले क्या जुड़ा होगा, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट। इस सैंपल इंजेक्शन पोर्ट के अंदर जनरली लिक्विड सैंपल को इंजेक्ट करते हैं इन माइक्रो सिरिंज को यूज करके। यहाँ पे दिखाया डायग्राम, दीज आर माइक्रो सिरिंज। ठीक है ना, अभी हम तो डॉक्टर से जो सिरिंज लगवाते हैं, जाके अगर हम बीमार हो जाते हैं, वो सिरिंज लगाता है डॉक्टर, वो सिरिंज तो मिलीलीटर लेवल तक होती है, यानी 10 ml, 5 ml, 10 ml की सिरिंज होती है। ठीक है ना, जो हमें लगाता है डॉक्टर। लेकिन जो ये वाली सिरिंज है, दैट आर माइक्रो सिरिंज। माइक्रो सिरिंज मतलब जो इसमें वॉल्यूम भरा जाएगा वो माइक्रो लीटर तक का होगा, माइक्रो लीटर। ओके, माइक्रो लीटर, माइक्रो लीटर मतलब 10⁻⁻⁶लीटर, 10⁻⁻⁶लीटर, यानी बहुत कम वॉल्यूम है, वेरी लो वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम। तो बहुत ही इस तरह के स्मॉल सिरिंज होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो सिरिंज, जिनके अंदर लिक्विड सैंपल को फिल करके उसके सैंपल इंजेक्शन पोर्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब मैंने क्या कहा था पहले, कि सैंपल इंजेक्शन पोर्ट जो है वो ओवन के अंदर होता है। तो यानी सैंपल इंजेक्शन पोर्ट का जो टेम्परेचर है वो सैंपल के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, सैंपल के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। तो जैसे लिक्विड सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, वो इंजेक्ट करने के तुरंत बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या, सैंपल, जो लिक्विड सैंपल है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बताया है, the temperature of sample injection port is 20 to 50 degrees Celsius higher, okay, or above 20, 50,
20 to 50 डिग्री सेल्सियस अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैंपल। तो इससे ज्यादा होने पर वो क्या हो जाएगा, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो वहां से कैरियर गैस का फ्लो तो जारी है। कैरियर गैस का फ्लो कैरियर गैस टैंक से रेगुलेटर से होते हुए कहां पे आ रहा है, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में आ रहा है। सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में कैरियर गैस का फ्लो तो जारी है, तो जैसे ही इंजेक्ट करेंगे तो वो कैरियर गैस के साथ में मिक्स हो जाएगा। सैंपल सैंपल जो है वो कैरियर गैस के साथ में मिक्स हो जाएगा और सीधे कहां पर एंटर करेगा, बाद में कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर बताया है कि देखो हमारा सैंपल जो है वो एक्चुअल में जनरली जो हाईली सैंपल जो यूज होते हैं वो लिक्विड सैंपल होते हैं, या फिर हमारा सैंपल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है। अगर सॉलिड सैंपल है तो उसको लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया जाता है, किसी सॉल्वेंट में, प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। और अगर उसको प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते किसी, यानी ऐसा सॉलिड है जो किसी में सॉल्युबलाइज नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, तो उसको एज इट इज इंजेक्ट करना पड़ता है। अब कैसे करना है वो अलग आता है, यानी हमारे जो सैंपल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सैंपल यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, लिक्विड। तो यहाँ पे बताया है गैसियस सैंपल्स मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ गैस टाइट हाइपोडर्मिक नीडल। अगर सैंपल जो है वो गैस है, ठीक है ना, वैसे गैस नहीं होगा, लेकिन अगर आपका सैंपल गैस है तो गैस को क्या होता है, इस तरह की स्पेसिफिक सिरिंज होती हैं जिसमें हाइपोडर्मिक नीडल लगा होता है और उनके 0.5 से 10 ml उनकी कैपेसिटी होती है। इस तरह की सिरिंज में गैस को फिल करके और फिर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है गैस फेज में, यानी सैंपल ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे गैस है, पर ये बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा क्या होगा, लिक्विड सैंपल। तो लिक्विड सैंपल को कैसे इंजेक्ट करते हैं, यूजिंग माइक्रो सिरिंज। ये जो माइक्रो सिरिंज डायग्राम ने दिखाया है, इनको यूज करते हुए लिक्विड सैंपल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इनका वॉल्यूम कितना हो सकता है, 0.1 माइक्रोलीटर से 100 माइक्रोलीटर, ठीक है, 0.1 माइक्रोलीटर टू 100 माइक्रोलीटर। 100 माइक्रोलीटर कितना हुआ, 1 ml का 10वां हिस्सा। 1 ml का 10वां हिस्सा क्या होगा, 100 माइक्रोलीटर, यानी बहुत छोटी सिरिंज होती हैं, ठीक है ना। तो इनके क्योंकि बहुत कम अमाउंट सैंपल उसको इंजेक्ट करना होता है, तो जो मैंने अभी बताया वही यहाँ बता दिया है। नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ सैंपल इंजेक्शन पोर्ट, ठीक है, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट का डायग्राम दिखाया है। ये देखो ऊपर की साइड से जो है वो सिरिंज का निडल को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पोर्शन है दैट इज सेप्टम। एक जैसे हमारे रबर होते हैं, सिलिकॉन रबर्स, इस तरह का एक मटेरियल होता है, उसका ये डायफ्रैगम या सेप्टम लगा होता है। उस सेप्टम के अंदर उस निडल को इंजेक्ट कर देते हैं, फिर वापस से जब उस निडल को या इंजेक्शन को बाहर निकाल देते हैं तो वो जो रबर का जो सेप्टम है, सिलिकॉन रबर का, वो वापस से उस छोटे से जो पोर जनरेट होगा उसको क्लोज कर देगा। तो वो जो सैंपल है वापस से बैक साइड में नहीं आएगा, बाहर इंस्ट्रूमेंट से बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। कि निडल को वहां पे इंजेक्ट किया, फिर वापस से सिरिंज को बाहर निकाल लिया इंजेक्ट करने के बाद, तो वहां पे पोर क्रिएट हो जाएगा ना जहां से इंजेक्ट किया, तो वो एक तो उसमें रबर का बना हुआ है सेप्टम, दैट इज फॉर्म ऑफ सिलिकॉन रबर, तो वो वापस से पोर वहां पे बंद हो जाएगा जिससे सैंपल बाहर नहीं आए। फिर बाद में देखो ये जो पोर्शन दिखाया है इस निडल के आगे की तरफ, दैट इज वेपोराइजेशन चैम्बर और सैंपल इंजेक्शन चैम्बर, ठीक है ना। चैम्बर है जो कि प्री हीटेड है, पहले से हीटेड है, मैंने कहा 20 से 50 डिग्री टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे ही ये लिक्विड सैंपल सिरिंज से इंजेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वेपर कंडीशन में आ जाएगा। इधर से कैरियर गैस का फ्लो जारी है, तो कैरियर गैस और सैंपल दोनों यहाँ मिक्स हो जाएंगे, और ये जो मिक्स सैंपल है, क्या कह सकते हैं, मिक्सचर है, कैरियर गैस प्लस सैंपल दोनों का मिक्सचर कहाँ पे एंटर करेगा, कॉलम के अंदर। आगे क्या दिखाया आपका, कॉलम। तो ये सिंपल सा एक डिवाइस है, आप इसको बहुत सिंपल वे में भी ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे दो टाइप के सैंपल इंजेक्शन पोर्ट आते हैं, स्प्लिट इंजेक्शन पोर्ट एंड स्प्लिट लेस इंजेक्शन पोर्ट, ठीक है। दो टाइप के आपको इंजेक्शन पोर्ट आपको याद रखने हैं, बहुत सिंपल है दोनों टाइप के, स्प्लिट इंजेक्शन पोर्ट, ठीक है, एंड स्प्लिट लेस इंजेक्शन पोर्ट। स्प्लिट एंड स्प्लिट लेस इंजेक्शन पोर्ट्स, तो यहाँ पे एक देखिए, दोनों ऐसे और भी ज्यादा होते हैं, 3-4 होते हैं, पर आपको दो ही ये बेसिकली याद रखने हैं बस। स्प्लिट एट स्प्लिट लेस, स्प्लिट मीन्स क्या होगा, स्प्लिट मतलब क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड होना, दैट इज स्प्लिटिंग। टू पार्ट्स में डिवाइड होना मतलब जब आप सैंपल इंजेक्ट करोगे तो अगर वो सैंपल इंजेक्शन चैम्बर में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलोगे, स्प्लिट इंजेक्शन। और अगर वो किसी भी डिवाइड ना हो और पूरा का पूरा कॉलम में चला जाए
बिल्कुल भी डिवाइड ना हो, जितना इंजेक्ट किया वो पूरा का पूरा कॉलम में चला जाए आगे की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, स्प्लिट लेस। ठीक है, स्प्लिट लेस। तो यहाँ पर एक दिखाया है, देखो ये डायग्राम में, ये फ्लो रेगुलेटर, यहाँ से कैरियर गैस का फ्लो आ रहा है, ऊपर से ये इंजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, सैंपल को इंजेक्ट कर दिया, यहाँ पर सैंपल वेपर कंडीशन में आ गया, ठीक है, वेपर स्टेट में आ गया। अब क्या हुआ, अगर सैंपल को स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक फर्दर एक ट्यूब लगा होगा जिसको यहाँ पे स्प्लिट वॉल्व बोल रहे हैं, प्रोग्रामेबल स्प्लिट वॉल्व और स्प्लिट वेंट। तो सैंपल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कुछ पार्ट जो है वो कॉलम में चला जाता है और कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है, यानी कि उसको एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देते हैं। तो आप देखिए कि ऐसा क्यों किया, इसकी क्या जरूरत पड़ी। कि सपोज कीजिए आपका जो सैंपल है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है ना, ज्यादा क्वांटिटी में है, और जीसी इंस्ट्रूमेंट को कितना सैंपल चाहिए, बहुत कम। जीसी इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत कम सैंपल जो है वही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ही अच्छा सेपरेशन होता है। अगर सैंपल का अमाउंट आप बहुत ज्यादा डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर प्रॉपर सेपरेशन नहीं होगा कॉलम के अंदर। तो क्या करते हैं, अगर सैंपल का अमाउंट ज्यादा है, या सैंपल ऐसा है लिक्विड सैंपल जिसको किसी प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, और उसको किसी हम माइक्रो सिरिंज से इंजेक्ट कर रहे हैं 100 माइक्रोलीटर की इससे, और इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो जब वो वेपर कंडीशन में आएगा तो भी क्वांटिटी उसकी ज्यादा होगी। तो उसको क्या कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट जो है वो कॉलम में जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो वेंट हो जाएगा, दूसरा पार्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 90 से 95% जो है वो बाहर निकल जाता है इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकल जाता है, और 2-4%, 5% जो है वो कॉलम के अंदर जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट इंजेक्शन या स्प्लिट इंजेक्शन पोर्ट। ओके, तो यहाँ पर ये जो रेड कलर का वॉल्व दिखाया है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल स्प्लिट वॉल्व। अगर ज्यादा अमाउंट में सैंपल को बाहर निकालना है तो इसको पूरा खोल दो, ठीक है ना, ये पूरा कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। अगर थोड़ा सा कम करना है तो थोड़ा कम कर दो, दैट इज वॉल्व, प्रोग्रामेबल वॉल्व। अब देखिए, कुछ सैंपल, ज्यादातर जो सैंपल हैं वो तो क्या होते हैं, बहुत पहले से लो अमाउंट में होते हैं, ज्यादातर सैंपल बहुत लो अमाउंट में होते हैं पहले से ही, या किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, किसी प्रॉपर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। तो वो जो सॉल्वेंट है वो हमारा सैंपल नहीं होगा, हम जो सैंपल डिजोल्व कर रहे हैं दैट इज सैंपल। तो उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, उसको स्प्लिट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो वॉल्व है इसको कंप्लीटली बंद कर देते हैं, कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सैंपल आपने इंजेक्ट किया है वो पूरा का पूरा कॉलम में जाता है, पूरा का पूरा कॉलम में जाता है, यानी बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं होता, बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं होगा। तो यहाँ ये सेम ही आप जो डायग्राम है ड्रॉ कर सकते हो स्प्लिट और स्प्लिट लेस इंजेक्टर के लिए। स्प्लिट इंजेक्टर में यहाँ पर वॉल्व को ओपन रखते हैं, और स्प्लिट लेस इंजेक्टर में इस वॉल्व को पूरा पूरा बंद कर देते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट लेस इंजेक्टर कब यूज होगा, जब सैंपल का अमाउंट बहुत कम है, या जनरली जब हमको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है बेसिकली, ठीक है। और स्प्लिट लेस इंजेक्टर कब यूज करते हैं, स्प्लिट इंजेक्टर कब यूज करते हैं, जब सैंपल का अमाउंट ज्यादा होता है और वहां पर हमको इस तरह का एनालिसिस करना होता है। तो ये फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो मैंने बता दिए क्या है स्प्लिट इंजेक्टर और स्प्लिट लेस इंजेक्टर। नाउ एक थर्ड आते हैं कॉलम, ऑन कॉलम इंजेक्टर्स। ऑन कॉलम इंजेक्टर्स, इसमें क्या होता है कि जो सैंपल इंजेक्शन पोर्ट है वो होता ही नहीं है, यानी इस तरह की असेंबली होती है कि सैंपल जो है वो डायरेक्टली कॉलम के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। देखो कुछ इस तरह के सैंपल होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं, पता है आपको, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं, डिग्रेड या डीकम्पोज, यानी वो ब्रेक होके दूसरे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सैंपल हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उनको क्या करते हैं, सीधे ही इस तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं कि उसमें डायरेक्टली उसको ऑन कॉलम इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कॉलम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। सैंपल इंजेक्शन पोर्ट की यूज ही नहीं है। तो डायरेक्टली कॉलम में इंजेक्ट करने से क्या होगा, जो टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि आपने पहले इंजेक्टर में, इंजेक्शन पोर्ट में इंजेक्ट किया और फिर उसको वहां पर आगे की तरफ मूव किया, तो उसमें कुछ ना कुछ 1-2 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन उस टाइम को बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉलम में इंजेक्ट करते हैं जिससे कम टाइम लगे, वो कम टाइम के लिए हाई टेम्परेचर पे रहे,
ठीक है ना, क्योंकि ना डिग्रेड होने के लिए कुछ टाइम भी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाई टेम्परेचर पे आते ही डिग्रेड हो जाता है, उसमें कम से कम 2-3 सेकंड तो लगते हैं। तो 2-3 सेकंड के अंदर ही वो कॉलम के अंदर सेपरेट हो गया, तो वो डिग्रेड होने से बच गया। तो जो कंपोनेंट्स, सैंपल कंपोनेंट्स डिग्रेडेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं, उसके लिए ऑन कॉलम इंजेक्टर यूज होते हैं। अगेन आप ये वाला डायग्राम भी याद रख सकते हो इंजेक्शन पोर्ट्स के लिए, स्प्लिट एंड स्प्लिट लेस इंजेक्टर। ठीक है, ये ऊपर की तरफ ये सेप्टम दिखाया है, रबर सेप्टम विच इज मेड अप ऑफ एनी रबर मटेरियल, जैसे सिलिकॉन रबर मटेरियल। यहाँ पे कैरियर गैस का फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये बाहर की साइड क्या है, ओवन है, हीटेड मेटल ब्लॉक, हीटेड मेटल ब्लॉक है, जो कि इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट रखता है इसको। ठीक है, अगर स्प्लिट इंजेक्टर है तो यहाँ स्प्लिट आउटलेट दिया हुआ है, अगर इसको खोल के रखेंगे तो स्प्लिट इंजेक्टर हो जाएगा, अगर इसको बंद कर देंगे यहाँ से तो स्प्लिट लेस इंजेक्टर हो जाएगा। फिर दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन चैम्बर और सैंपल इंजेक्शन चैम्बर, और आगे यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, कॉलम। तो ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आते हैं ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स, कि आजकल इंडस्ट्रीज में तो एक दिन के अंदर 100-150 सैंपल एक साथ कर दिए जाते हैं। एक ही इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आपको एक ही दिन में 150-200 सैंपल करने हैं, ज़्यादा संख्या में सैंपल करने हैं, तो आपको इस तरह से ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स यूज होते हैं, जिसमें अलग अलग सैंपल्स को इस तरह की अलग अलग ट्यूब्स में भर के रख देते हैं, और उसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक एक ट्यूब वो यहाँ से उठाता जाता है और उसको इंजेक्शन में फिल करके उसको इंजेक्ट करता जाता है। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन का, जो गैस क्रोमेटोग्राफी एक्चुअल सेपरेशन कॉलम में, वो विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो एक बार में बहुत सारे सैंपल्स एक साथ किए जा सकते हैं, तो वहां पर फिर क्या है, आदमियों की जरूरत कम होगी। ठीक है ना, उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो सैंपल लेता जाता है और उनको करता जाता है। ये फिर आप डिफरेंसेस का टेबल दिया है, सैंपल इंजेक्शन। ठीक है ना, जनरली सैंपल इंजेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्प्लिट इंजेक्शन। ठीक है ना, स्प्लिट इंजेक्शन बहुत यूज़ करते हैं। 0.1 to 1% सैंपल कॉलम में जाता है और बाकी 99% जो है वो बाहर निकल जाता है। और मैंने तो कितना बताया था, 95%। ठीक है, तो मतलब 95 से 99% जो है वो कॉलम में नहीं जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में वेस्ट हो जाएगा, और सिर्फ 1% ही जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट इंजेक्शन। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, स्प्लिट लेस। तो ये वाला जो है स्प्लिट इंजेक्शन, वो जनरली क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे एक ही सैंपल है, एक ही टाइप का सैंपल है, उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस करने हैं, तो ये जो स्प्लिट इंजेक्शन है जनरली क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है, अगर ओनली हमको क्वालिटेटिव देखना है एक बार। और स्प्लिट लेस इंजेक्शन जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए यूज होता है। स्प्लिट लेस, जिसमें पूरा का पूरा सैंपल कॉलम में जाता है, वो जनरली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए ही यूज होगा। ऑन कॉलम इंजेक्शन मैंने बता दिया कि जो सैंपल डीकम्पोज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे डीकम्पोज हो जाते हैं, उनके लिए ऑन कॉलम इंजेक्टर्स का यूज होता है। ये आपको इसमें देखने की इतनी जरूरत नहीं है। जनरली जो पैक्ड, ये दो टाइप के कॉलम आएंगे बाद में, पैक्ड कॉलम होते हैं, कैपिलरी कॉलम होते हैं। तो पैक्ड कॉलम्स में फ्लैश वेपोराइजर इंजेक्टर और ऑन कॉलम इंजेक्टर यूज होता है। कैपिलरी कॉलम्स में स्प्लिट इंजेक्टर, स्प्लिट लेस इंजेक्टर, ऑन कॉलम इंजेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम कैसे यूज कर रहे हैं, कब यूज करने हैं, वो भी हमारे सैंपल पे डिपेंड करता है। तो ये जो कॉलम है ये डिटेल में अभी आएगा आगे। ठीक है, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं स्प्लिट इंजेक्टर स्प्लिट लेस इंजेक्टर के, वो देख सकते हैं। स्प्लिट इंजेक्टर में क्या होगा, ये ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है, रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है इसमें, क्योंकि सैंपल का अमाउंट बहुत कम हो गया। क्योंकि मैंने कहा कि जीसी इंस्ट्रूमेंट में सैंपल का अमाउंट जितना कम होगा सेपरेशन उतना अच्छा होता है। अगर सैंपल का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सेपरेशन जो है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो स्प्लिट इंजेक्टर है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हाई रिजोल्यूशन मिलता है। डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसमें ट्रेस एनालिसिस इज लिमिटेड, मतलब अगर सैंपल की क्वांटिटी बहुत एक्चुअल में बहुत कम है तो इसमें ट्रेस एनालिसिस नहीं कर सकते। या ये हो सकता है
कि जैसे आपका सैंपल है, सैंपल में 5 कंपोनेंट हैं, 5 कंपोनेंट में 4 कंपोनेंट जो है वो थोड़ा हायर अमाउंट में है उसमें, लेकिन जो एक 5वां कंपोनेंट है वो बहुत लो अमाउंट में है। तो जब, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, कि सपोज करो 5 कंपोनेंट्स हैं, उन पांचों में जो 4 कंपोनेंट हैं वो बहुत ज्यादा है, मतलब एक 20% है, एक 30%, 40%, लेकिन एक कंपोनेंट उसमें 2-4% ही है। तो जब सैंपल स्प्लिट हो जाएगा, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में जब सैंपल स्प्लिट हो जाएगा, तो वो जो लोअर क्वांटिटी वाला कंपोनेंट है सैंपल के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन और भी कम हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी और भी कम हो जाएगी। तो उसको ये जो कॉलम है वो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है जीसी इंस्ट्रूमेंट, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक इसके डिसएडवांटेज है। इसी तरह से स्प्लिट लेस इंजेक्टर हैं, उनके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख सकते हो, जो मैंने वर्ड्स में बता दिया है वही सब इसमें यहाँ पर लिखा है। नाउ आपको ऑन कॉलम इंजेक्टर हो गया ये सब। ये एक एक्चुअल डिवाइस दिखाया है जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट का एक पोर्शन दिखाया है, जिसमें यहाँ से सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में सिरिंज के थ्रू सैंपल को इंजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, नीडल इज कंप्लीटली विद इन इंजेक्शन पोर्ट। एक स्पेसिफिक नीडल है सेंटर में, नीडल के भी ऊपर एक असेंबली हो सकती है जिसमें मतलब पूरा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इजीली उसको इंजेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर बाहर की तरफ एक रबर का सेप्टम होगा जिसके अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट मेन टॉपिक इज कॉलम्स। ठीक है, ये सबसे इसका मेन पोर्शन आता है, दैट आर कॉलम्स। क्या बोल रहे हैं, दी कॉलम इज, ठीक है, आगे समझ में हम कैसे मूव कर रहे हैं। पूरे इंस्ट्रूमेंट का एक एक पार्ट ले रहे हैं। पहले कैरियर गैस ले लिया, फिर क्या लिया, रेगुलेटर्स, ठीक है ना, फ्लोमीटर्स, फिर कहाँ पे आ गए, सैंपल इंजेक्शन चैम्बर, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट। उसके जस्ट बाद में अब कहाँ पे आ रहे हैं, कॉलम पे। ठीक है, तो कॉलम वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा डिटेल में है, सबसे ज्यादा डिटेल में यही पोर्शन आएगा। क्या बोल रहे हैं, द कॉलम इज अ हार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इट इज ए हार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट। कि क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट का, जीसी इंस्ट्रूमेंट का हार्ट है, हृदय। हृदय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ही मेन काम शुरू होता है। जो हमारे सैंपल कंपोनेंट्स हैं वो एक्चुअल में सेपरेट कहाँ पर होते हैं, कॉलम के अंदर। इसीलिए इट इज अ हार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अगर किसी क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट में कॉलम नहीं होगा, कॉलम मतलब स्टेशनरी फेज, कॉलम के अंदर ही होता है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी लिक्विड फेज। तो वहां पे स्टेशनरी फेज एक्चुअल में स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर एक्चुअल में मेन जो है वो सेपरेशन स्टार्ट होगा कंपोनेंट्स का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलम्स। पहला है पैक्ड कॉलम, दूसरा है ओपन ट्यूबुलर कॉलम। ठीक है, ये आप बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका ये मेन, इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस इसमें से आते ही हैं। पैक्ड कॉलम एंड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। पैक्ड कॉलम मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो कॉलम ट्यूब होता है, जैसे मैंने बताया था, कॉलम ट्यूब स्टील का ट्यूब हो सकता है, ग्लास का ट्यूब हो सकता है। जो खोखला ट्यूब है उसके अंदर स्टेशनरी फेस को भरा जाता है। अगर स्टेशनरी फेस को पूरी तरह से भर दिया है, उसमें कंप्लीटली फिल कर दिया है, तो वो क्या कर दिया, पैक्ड कॉलम। दैट इज पैक्ड कॉलम, जो यहाँ पर दिखाया है पैक्ड कॉलम। जो बाहर का जो ये लाइनिंग दिखाई है ब्लू कलर की, वो स्टेनलेस स्टील की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, और बीच में जो ये पूरा पूरा खाली पोर्शन है वो किससे भरा है, स्टेशनरी फेज से, स्टेशनरी लिक्विड फेज। जिसमें आपको ये पर्पल कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सॉलिड इनर्ट सपोर्ट है, और इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, लिक्विड स्टेशनरी फेज, लिक्विड की कोटिंग है। तो कॉलम का अभी डिस्क्रिप्शन आएगा कैसे होगा। और जो बीच बीच में आप स्पेस मान सकते हो वो क्या है, पोर्स हैं, चैनल्स हैं, पोर्स हैं, जिसके अंदर से मोबाइल फेज और गैस मॉलिक्यूल्स का ट्रेवल होता है। ठीक है, तो ये दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद स्टेशनरी फेज, इट इज कॉल्ड पैक्ड कॉलम। इसका डायमीटर भी दिया है 0.53 से 4 mm तक हो सकता है, 4 mm डायमीटर। डायमीटर कहाँ पे, जो इनर डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज इनर डायमीटर। ठीक है, त्रिज्या से डबल होता है, त्रिज्या से डबल होता है डायमीटर। तो ये इनर डायमीटर है वो कितना होता है पैक्ड कॉलम का, 4 mm, और सबसे लोअर कितना हो सकता है, 0.5 mm। तो 4 mm तो बहुत पतला होता है, 1 सेंटीमीटर से भी आधा हो गया। इसका मतलब कॉलम जो है वो बहुत मोटे मोटे नहीं होते, कॉलम बहुत ही पतले पतले होते हैं। आगे समझ में, इनका डायमीटर से आया समझ में कि कॉलम जो है वो बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं, बारीक एकदम। ठीक है, दूसरा आप देखोगे वॉल कोटेड, सॉरी, ओपन ट्यूबुलर कॉलम। ओपन ट्यूबुलर कॉलम, वॉल कोटेड का मीनिंग क्या है कि ओपन ट्यूबुलर कॉलम में
जो बाहर की जो लाइनिंग है वो तो यही होगी, स्टेनलेस स्टील या ग्लास, इस तरह के किसी मटेरियल की। लेकिन इनर जो साइड है, इसका इनर पोर्शन है, वो किसी स्टेशनरी लिक्विड फेज से कोटेड होगा। और जो बीच का ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिखा रहा है, कोर पोर्शन दिख रहा है, वो क्या है? खाली है। समझ गए? इसमें स्टेशनरी फेज है ही नहीं, दैट इज कंप्लीटली ब्लैंक। तो इसके अंदर मोबाइल फेज जो है वो फास्टली ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये जो कॉलम मैंने दोनों दिखाए हैं, वो कॉलम जो ट्यूब है उसका ट्रांसफर सेक्शन है। मतलब सपोज ये कॉलम है, तो कॉलम को आप यहां से देख रहे हो, दिस पोर्शन। समझ गए? कॉलम तो ट्यूब होता है पूरा, दिस कॉलम, इस ये जो कॉलम है इसको आप यहां से देख रहे हो, दैट इज ये पोर्शन। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन होगा, ये क्या होगा? पूरा का पूरा खाली है, ब्लैंक है, जिसमें मोबाइल फेज या गैस मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन पैक्ड कॉलम में गैस मॉलिक्यूल्स तेजी से ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये आप एक डिफरेंस यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये तो अलग अलग इसमें पॉलीमाइड कोटिंग, सिलिका, ये सब ठीक है दोस्त। आप ये मान लो कि बाहर की तरफ तो एक पूरा पूरा कवरिंग है इसका, और अंदर की जो लेयर है, यानी जो पोर्शन है इसकी जो अंदर की तरफ लेयर है, वहां पर स्टेशनरी फेज कोटेड है। वेरी थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज इज कोटेड, वेरी थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज इज कोटेड। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ओपन ट्यूबुलर कॉलम। यानी जो ट्यूब है वो ओपन है। ठीक है ना? ट्यूब जो है, कॉलम की जो ट्यूब है, दैट इज ओपन। बट हियर इन पैक्ड कॉलम द ट्यूब इज पैक्ड, कंप्लीटली पैक्ड विथ स्टेशनरी फेज। तो दो टाइप के कॉलम होते हैं बेसिकली, पैक्ड कॉलम एंड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। अब वॉल कोटेड का मीनिंग क्या है? कि यहाँ पे जो इनसाइडर वॉल है, इसकी जो इनर लाइन है, उसके ऊपर स्टेशनरी फेज की कोटिंग होती है, और बीच का पोर्शन जो ये ब्लैक पोर्शन है वो खाली है। देखो स्टेशनरी फेज दिखाया है, ये स्टेशनरी फेज जो है वो ये जो ग्रे कलर से दिखाया है, वो ओनली थिन लेयर उसकी कोटेड है, और बाकी बीच में स्पेस खाली है, और यहाँ पे ये कंप्लीटली फिल्ड है। आप सभी अपने रोल नंबर्स मुझे जूम चैट में सेंड कर दो।